हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, 7वीं का जो कोर्स है वो बिल्कुल समापन की ओर है और आज हम पाठ 21 से शुरुआत करते हैं। इसमें चित्रकला, वास्तुकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ी सी एक आपको जानकारी दे दूं कि मेरे पास कई इंक्वायरी आती हैं, क्वेरीज आती हैं, तो वो आप दोस्तों चैनल पे जाइए। चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट वाइज आपको 7th क्लास के अलग मिल जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो अलग मिलेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री अलग मिलेगी और इंडियन हिस्ट्री अलग मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा नीचे, और जिससे आप वो सीधा प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं 7वीं के जो एसएस है उसकी समाप्ति की ओर। तो देखिए दोस्तों, पाठ की शुरुआत में कुछ गैर ज़रूरी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है दोस्तों, ये इसका जो प्रथम अगर हम निर्माण कहेंगे तो वो कहेंगे हम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को। ठीक है दोस्तों, ये कुतुब मीनार के पास बनी हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। तो ये इस्लामी शैली का प्रथम इसको हम इमारत कह सकते हैं, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सीधा पाठ में मुग़ल काल पे आ जाते हैं। मुग़ल काल में जो मकबरे बनाए गए हैं वो मध्य और पश्चिमी एशिया का उन पर प्रभाव है, क्योंकि जो मुग़ल थे वो उधर से ही आए थे, तो निश्चित रूप से वो अपने साथ अपना प्रभाव साथ लेके आए और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना अवश्यंभावी था, ज़रूरी था या स्वाभाविक था। तो दोस्तों इस प्रकार से दो लाल किलों का वर्णन भी पाठ में दे रखा है, आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला। इनमें से रिहायशी जो किला है दोस्तों, याद रखिएगा, पाठ में बहुत स्पष्ट दे रखा है कि दिल्ली का जो लाल किला है ये रिहायशी लाल किला था, और आगरा वाला जो किला है इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। विश्व विरासत की सूची में शामिल करने से दोस्तों ये लाभ होता है कि वो उस स्थान विशेष की जो रेपुटेशन है या उसकी जो प्रसिद्धि है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है, और टूरिज्म का और कुछ एड्स होते हैं वो मिलने लग जाते हैं उस स्थान को। इसलिए इसका यूनेस्को की जो लिस्ट है इसमें शामिल होना एक बहुत गौरव की बात है किसी भी स्थान के लिए, अपने देशवासियों के लिए। तो इसके बाद दोस्तों भारत को तो छोड़ते फिर दुर्ग का वर्णन किया गया है। दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग बताए गए हैं, और जो पहला दुर्ग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो दुर्ग पढ़ेंगे वो आपको ध्यान में होंगे। तो देखिए, तारागढ़ दुर्ग, यहाँ हम बात कर रहे हैं तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग की। दोस्तों अजमेर में भी तारागढ़ है, जैसे कि आपको पता है। 1354 में राव बर सिंह ने बनवाया था ये। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माता कौन था, तो आपका आंसर होगा बर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर देखो राजपूत और मुग़ल कला का प्रभाव है, राजपूत और मुग़ल कला का। अब मुग़ल कला बाद में आती है तो आप सोचेंगे ये तो सल्तनत काल है, लेकिन जो बाद में इमारतें बनी तो उन पर मिश्रित रूप से मुग़ल कला का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें कुछ महल बनाए गए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्रों के लिए जाने जाते हैं। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, अनिरुद्ध महल में एक चित्रशाला है, ये यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतें हैं, और यहाँ इनमें जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के मिले हैं। तो छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनिरुद्ध महल कहाँ मिला है दोस्तों? बूंदी के तारागढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रणथंभौर की। रणथंभौर का पाठ में कुछ खास नहीं दे रखा है फ्रेंड्स। रणथंभौर जो दुर्ग है ये पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और ऐसे लगता है कि ये दिखाई नहीं देता शीघ्रता से। तो इस प्रकार से ये जो किला है वर्तमान में ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, और वर्तमान में इसका विकास कार्य हो रहा है। इतना ही है इस पार्ट में मैटर। आगे चलते हैं दोस्तों, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला सबसे पहले इसका जो चित्तौड़ जो नाम है ये चित्रांगद मौर्य के कारण पड़ा, या चित्रांगद मौर्य का शासन था, इसी ने ही चित्तौड़ का निर्माण करवाया 7वीं सदी में। याद रखिएगा, 7वीं सदी में, मतलब बहुत पहले, राजपूत काल के भी पहले 7वीं सदी में मौर्य युग में ही, या मौर्य का एक शासक था चित्रांगद, उसने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में यहाँ प्रतिहारों का शासन हुआ, फिर परमारों का, और फिर सिसोदिया का। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रावल शाखा की समाप्ति होती है और
जो सिसोदिया जो शाखा है वो शुरू होती है तो सिसोदा गांव के कारण, और वहाँ हमने देखा था कि 1326 में वो शुरू हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों पिछले वीडियो में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रम से वंश बदलते जाते हैं, और उसके बाद में मुख्य रूप से जो यहाँ निर्माण कार्य करवाए वो करवाए महाराणा कुंभा ने। पिछले वीडियो में हमने कुंभा के बारे में, युद्धों के बारे में विस्तार से देखा था। तो यहाँ क्या है, एक गोमुख बना हुआ है, प्राकृतिक, एक गाय के मुख से पानी निकल रहा है, प्राकृतिक जलाशय है, तीर्थ स्थल है एक तरीके से। उसके उत्तर पूर्व दिशा में विजय स्तंभ बनाया गया है, और यह 47 बाई 10 स्क्वायर फीट के चबूतरे पे बनाया गया है। और उस चबूतरे का नाम दोस्तों इस पाठ में जगती से इसको कहा गया है, चबूतरे को। और ये ये विजय स्तंभ है, यह 9 मंजिला है दोस्तों, और 9 मंजिला विजय स्तंभ है, 9वीं। और इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है, शब्दकोश कहा जाता है। 9 मंजिला है ये दोस्तों। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन कौन हैं? आरसी अग्रवाल के अनुसार, ये आरसी अग्रवाल जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये नाम बताए हैं दोस्तों। जयिता और उसके पुत्र थे नापा, पोमा, पुंजा, ये सब गाइड में मिलते हैं, लेकिन ये आगे वाले कम मिल पाते हैं, भूमि, चूथी और बलराज। तो इस प्रकार से इनके पुत्रों ने ये बनाया। और इस प्रकार से यहाँ हम दोस्तों आरसी अग्रवाल को थोड़ा याद करना चाहें तो बहुत सिंपल है। आरसी एक गाड़ी की होती है, आरसी, उसमें गाड़ी के जो सारी जो डिटेल्स होती हैं वो होती हैं। तो अग्रवाल जी की क्या है? आरसी। और उस आरसी के अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं। अग्रवाल जी की आरसी में कौन कौन से? जयिता, नापा, पोमा, पुंजा और भूमि, चूथी, बलराज। अलग अलग आप टुकड़ों में याद कीजिए, याद हो जाएंगे। इसके बाद पर्सी ब्राउन बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने मुस्लिम कारीगर, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुस्लिम कारीगर है उन्होंने भारतीय कला से साम्य बिठाया और दोनों का मिश्रण हो गया, और इस मिश्रण को उन्होंने संज्ञा दी इंडो इस्लामिक कला या भारतीय मुगल कला का नाम दिया। इसके बाद दोस्तों पाठ में चित्रकला का, राजस्थान की चित्रकला का वर्णन है। चित्रकला का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कुछ चित्रों, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि जो चित्रों से संबंधित कुछ पुस्तकें थी तो उनको वो मिली हैं। तो प्रारंभिक जो चित्र हैं वो इन्हीं पुस्तकों से मिलते हैं। तो इन पुस्तकों के नाम क्या हैं? लौर चंद्रा, मृगावती, गीत गोविंद, चौर पंचाशिका, नायक नायिका भेद और चावंड रागमाला आदि का ये जो चित्र हैं इनमें आरंभिक चित्र शैली मिलती है। यहाँ पर दोस्तों 2 चित्र मालाएँ ऐसी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो है चौर पंचाशिका और एक है चावंड रागमाला। चौर पंचाशिका और चावंड रागमाला ये आरंभिक चित्र शैली के उदाहरण हैं, आरंभिक ग्रंथ हैं। आरंभिक चित्र शैली के जो ग्रंथ हैं, शुरुआती ग्रंथ, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो हैं चौर पंचाशिका और चावंड रागमाला। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, दोनों ही च से है, तो चौर चावंड, चौर पंचाशिका और चावंड रागमाला, ये आरंभिक चित्र शैली के बिल्कुल जो शुरुआती चित्रित ग्रंथ हैं वो हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है कि चित्रकला की जो शुरुआत है राजस्थान में वो होती है 16वीं सदी के पूर्वार्ध में। याद रखेंगे दोस्तों, 16वीं सदी के पूर्वार्ध में तो होती है राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत, और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल यदि कहें तो वो है 17वीं शताब्दी। अब कुछ यहाँ में वैसे आपको पता होगा, अगर जिसको पता है तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं आप कुछ सेकंड के लिए, बाकी जिनको नहीं पता है वो देखिए। 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध क्या होता है दोस्तों? देखिए, 1500 ईस्वी जैसे ही पूरी हो जाती है तो 15वीं जो सदी है ये शताब्दी वो पूरी हो जाती है। तो 16वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1500 से 1600 तक की जो शताब्दी है, शताब्दी का मतलब होता है शत प्लस अवधि। यहाँ दीर्घ संधि है, शत मतलब 100, अब्द मतलब वर्ष,
तो 100 वर्षों का ये जो समूह है इसे शताब्दी कहेंगे। तो 1500 से 1600 तक का जो समय है, तो 15वीं शताब्दी यहाँ पूरी हो चुकी है। तो अब ये कौन सी शताब्दी कहलाती है? 1501 से 1600 तक का जो समय है ये कहलाता है 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध एक होता है दोस्तों, हम बार बार पढ़ते हैं उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध, इसको आधा कर दीजिए आप, तो ये तो हो गया अर्ध भाग पूर्व का, और ये उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध का मतलब हो गया 1501 से 1550, और उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1551 से 1600। इस प्रकार से ये शताब्दियाँ चलती हैं। तो राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, मतलब 1501 से 1550 के लगभग। और इसके स्वर्ण युग यदि हम कहें दोस्तों, तो वो कहेंगे 1601 से 1700, यानी 17वीं शताब्दी को। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राय कृष्ण दास ने ये जो परिवर्तन हुआ या जो विशिष्ट जो राजस्थान की चित्रकला उभर कर आई, तो इसे राजस्थानी या राजस्थान की चित्र शैली का नाम दिया। राजस्थान चित्र शैली का नाम दिया, किसने दिया दोस्तों? राय कृष्ण दास। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चित्र शैली का नाम क्या दिया जाए, सबसे राय ली गई, तो राय किसने दी? कृष्ण ने दी। तो राय किसने दी? कृष्ण ने। तो राय कृष्ण ने राय दी, और इसका क्या राय दी कि इसका क्या नाम रखा जाए? राजस्थान चित्र शैली। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब मुगल वंश से चित्रकार धीरे धीरे निकल रहे थे, चित्रकार निकलने का कारण ये है कि औरंगजेब की जो माफ़ कीजिएगा, जो कट्टरता है उसकी नीतियाँ और जो माहौल है वो बिगड़ रहा था मुगल दरबार का, तो वहाँ से चित्रकार निकल करके अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। राजस्थान में भी वो आए, और अलग अलग जगह जा कर के अलग अलग राजाओं के पास उन्होंने शरण ली, और अपनी जो जहाँ उन्होंने शरण ली वो जगह अपनी कुछ विशिष्टता लिए हुए है। इसीलिए फिर आगे जा कर के अलग अलग जगहों की जो शैलियाँ हैं उनको अलग अलग जगह का नाम दे दिया गया। जैसे चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ये हम दोस्तों बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास कवर करने के बाद में संस्कृति को कवर करूँगा वीडियोज़ में। अगर आप चाहें तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो पहले बनाया जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लक्ष्य राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार से, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो पास में बेल आइकन है इसको ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। इस प्रकार से आप शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन भी आप देख लें, वहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स भी डालता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गुप्तकाल में मंदिर के लिए गुप्तकाल बहुत प्रसिद्ध है। पिछले वीडियो में हमने देखा था बृहत्तर भारत में अंकोर वाट मंदिर, जावा के बोरोबुदुर मंदिर, लारजंग मंदिर और आनंद मंदिर, सब पर जो कला है वो जो जितने मंदिर है वो उन सब पर किसका प्रभाव माना जाता है? गुप्तकाल का। तो दोस्तों मंदिर जो निर्माण शैली है उसका विकास गुप्तकाल में ही हुआ था। तिगवा के मंदिर, नसना कुठार मंदिर, पार्वती मंदिर, जो भी हैं ये सारे गुप्तकाल में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हम एक बार संरचना देख लेते हैं दोस्तों। ये जो हिस्सा होता है शिखर के ऊपर, ये कलश के जैसे होता है, तो इसे कलश कहते हैं। कलश के नीचे ऐसे कुछ एक ये इस प्रकार से संरचना होती है, इसे हम आमलक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसे हम शिखर कहते हैं, इसे पीठ कहते हैं। और यहाँ जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। मंडोवर कहा जाता है इस वाले भाग को जो पीठ के सामने समानांतर होता है। समवर्ण कहते हैं आगे वाला, और पीछे वाला शिखर के जो बीच में जो उभरा हुआ शिखर है उसे कहते हैं समवर्ण। ठीक है दोस्तों, वेदिका जो दोनों तरफ रास्ते के दोनों तरफ जो हिस्सा होता है वो वेदिका कहलाता है अंदर जाने का। और ऊपर जो ये हिस्सा होता है जिसे हम छज्जा जैसी संरचना कहेंगे, ये कहलाता है रथिका।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ गुप्त काल के मंदिरों की संरचना होती थी। इसमें कुछ राजस्थान के मंदिरों के नाम दिए गए हैं, मोस्टली बहुत इजी हैं, कुछ थोड़े से अलग थे वो मैंने यहाँ निकाले हैं। देखिए, बारडोली का एक मंदिर बताया गया है रावतबाटा में, कमलेश्वर महादेव का मंदिर है बूंदी में, और भंड देवरा का मंदिर है बारा में। तो दोस्तों इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कमल है वो बूंदी खा रहा है, ठीक है, कमल महादेव के मंदिर में क्या खा रहा है, बूंदी, और भंड देवरा बारा। इस प्रकार से कुछ मंदिर हैं। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। तो दोस्तों मूर्ति कला के अंदर कुछ कुछ योगदान सभी वंशों का रहा, लेकिन सर्वाधिक योगदान यदि है तो इस पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है प्रतिहार शासकों का मूर्ति कला में सर्वाधिक योगदान है। उस समय महिषासुर मर्दिनी, मतलब जो ये जो मूर्ति है ये सर्वाधिक प्रचलित थी। ये जगत उदयपुर से प्राप्त हुई है और ओसियां जोधपुर से प्राप्त हुई है। कौन सी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ त्रिविक्रम मूर्ति मिली है नागदा उदयपुर से। शेषाशाही विष्णु की मिली है बारडोली। शेषाशाही का मतलब है शेषनाग पर जो लेटे हुए शिव हैं, माफ़ कीजिएगा विष्णु भगवान, तो उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है दोस्तों, बारडोली से। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शेषनाग पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और तभी बाढ़ आ जाती है, तो बारडोली। ठीक है, तो बारडोली में शेषाशाही विष्णु की मूर्ति मिली है, स्थापित है। नगरी अभिलेख जो है ये इससे वैष्णव धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है ईसा पूर्व प्रथम और दूसरी सदी में। ईसा पूर्व और ईसवी संवत का मैंने एक पृथक से वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे से हर संवत की और संवतों की गणना, संवतों का अंतर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। मेरा दूसरा वीडियो था वो इस चैनल का, आप ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों अलग से। तो देखिए, ईसा पूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दी में जो विष्णु पूजा है उसकी जो जानकारी है, वैष्णव जो धर्म की जानकारी है, वो कहाँ से मिलती है, नगरी अभिलेख में। इसके बाद जो पूर्व मध्य काल आता है वहाँ पर आकर के शक्ति की पूजा होने लग जाती है, और ये जो अभी हमने देखा महिषासुर मर्दिनी जैसी मूर्तियाँ हमें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पाठ में कुछ हवेलियाँ बता रखी हैं, बहुत प्रसिद्ध हवेलियाँ होती थी, और बहुत सारी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, जैसे जयपुर हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है। इस प्रकार से कई हवेलियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। छतरी में आते हैं, छतरियाँ जो राजा या रानी हैं उनकी स्मृति में बनाई जाती थी, या किसी व्यक्ति की स्मृति में वो जो निर्माण किया जाता था। जो इस प्रकार से ये संरचना होती थी दोस्तों छतरी की, इस प्रकार से ऊपर गुंबद और ऊपर ये गुंबद बना दिया था, यहाँ खंबे होते थे उसमें, तो 6 खंबे 8 खंबे ऐसे खंबे होकर के उनके ऊपर जो गुंबद बना दिया जाता था। तो छतरी होती थी। मूसी महारानी की छतरी जैसे कि आपको पता है अलवर से मिली है। गोपाल सिंह की छतरी मिली है करौली से मिलती है। 84 खंभों की छतरी अलवर से मिलती है। और सेठ की छतरी, सेठों की छतरियाँ कहाँ मिलती हैं दोस्तों, रामगढ़ शेखावाटी से हम कहते हैं, सेठान भी बोलते हैं इसे, रामगढ़ सेठान, तो यहाँ से सेठों की छतरियाँ भी मिलती हैं। गेटोर से ईश्वर सिंह जो जयपुर के शासक थे उनकी छतरी मिलती है। और बड़ा बाग, यहाँ से जैसलमेर के शासकों की जो छतरियाँ हैं वो बड़ा बाग से मिलती हैं। जसवंत थड़ा ये जोधपुर में है, तो जोधपुर के शासकों से संबंधित छतरियाँ यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा एक राम गोपाल पोदार की भी छतरी का उल्लेख है, जो कि संभवतया संभाग में सबसे बड़ी शेखावाटी में ये है, तो संभवतया ये शेखावाटी में संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। देवल, अब देखिए दोस्तों यहाँ एक शब्द आया है देवल, देवल क्या है, तो देवल भी छतरियों को कहते थे, जो राजाओं की याद में जो निर्माण किया जाता था, जो छतरी नुमा संरचना बनाई जाती थी उसे देवल कहते थे। तो देवल जो है ये मंडोर में भी मिले हैं, मंडोर जोधपुर में। मालदेव से लेकर तख्त सिंह शासक था, तो मालदेव से लेकर के तख्त सिंह तक के जितने भी वो छतरियाँ हैं उनको देवल कहा जाता है। ये कहाँ से मिली हैं दोस्तों, ये मिली हैं मंडोर से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक शब्द आता है खरल, जो मैंने अलग से निकाला है। खरल एक शब्द आया है। खरल कहते हैं कि जो पत्थर का माम दस्ता होता था, पत्थर का जिसमें कूटा जाता था मसाला वसाला या जो भी चटनी वटनी जैसे,
तो ये उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, खरल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पार्ट नंबर 21 पूरा होता है। 2 पार्ट शेष हैं, तो हो सकता है कल मैं दोनों पाठों का एक साथ वीडियो अपलोड कर दूं और कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पूरी होती है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा वो 10th क्लास के वीडियो, एसएस के वीडियो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, तो वो मैं अपलोड करूंगा। तो मुझे आशा है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।